हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हमें थोड़ा सा लास्ट का हमारा टॉपिक रहा था, दैट इज हमने लास्ट जो टाइम किया था वो पढ़ा था कि इंटर कन्वर्जन स्टेट का कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आज लाइव क्लास भी ली गई थी, अगर आप सब नहीं थे इट्स ओके, बट ये टॉपिक मैं थोड़ा आपको ब्रॉड में बताऊंगा। और प्लस में हम टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे, तीनों टाइप के, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट भी। तो इवेपोरेशन क्या होता है, तो उससे पहले आपको कुछ छोटे टर्म समझने पड़ेंगे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है, जो सॉलिड है, सॉलिड अपनी स्टेट से किस में चला जाता है? लिक्विड स्टेट में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू लिक्विड फेज। ठीक है, तो सॉलिड अपने आप को किस में बदल लेता है? लिक्विड फेज में बदल देता है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी वाले बच्चे ज्यादा ना सोचे, ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं सेपरेट सीरीज लेके आऊंगा। इट्स काइंड ऑफ मिक्सचर हो रहा था, थोड़ा क्योस ज्यादा है यहाँ पर, तो काइंड ऑफ मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे। तो इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वालों के आप फॉलो करो, मैं कुछ वर्ड हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, बट प्योर हिंदी में हम सीरीज लेके आएंगे बाद में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिससे जिस पॉइंट पर जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस सॉलिड स्टेट से कहाँ चली जाती है? लिक्विड स्टेट में चली जाती है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड टू गैस स्टेट में ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। तो इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू गैसेस फेज। मैटर, या फिर हम कहते हैं मैटर कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट। तो लिक्विड से गैसेस स्टेट में जो आपका मैटर है वो ट्रांसफर हो सकता है, हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज काइंड ऑफ conversion of matter from liquid to gaseous state below the boiling point. boiling point आए बगैर अगर कोई भी जो लिक्विड होता है वो गैसेस फेज में जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। पर इवेपोरेशन होता रहता है, कैसे होता है? कपड़े सुखाते हैं, सब कपड़े सूख जाते हैं, वहां क्या, वहां आपने उसे तो टेम्परेचर दिया नहीं। वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और आपने 100 डिग्री सेल्सियस तो दिया ही नहीं। फिर हाउ water convert itself into vapor phase, so there is evaporation taking place. So evaporation के लिए समझने के लिए सिंपल तरीका है, जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी का भी, उस टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर कोई भी मैटर अपने आप को लिक्विड टू गैसेस स्टेट में चेंज कर लेता है, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, अब व्हाट इज द फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन? तो इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर होते हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया, दैट इज इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन? सिंपल प्रोसेस है। इफ वी हैव टू डिफरेंट सपोज काइंड ऑफ बीकर प्रेजेंट, कंटेनर इज प्रेजेंट, और दोनों में आपने 1 लीटर पानी डाल दिया आप इसे धूप में छोड़ दो सॉरी कैसे आप इसे धूप में छोड़ दो, क्या देखोगे कि इसके जो पार्टिकल्स, इसके जो वाटर का इवेपोरेशन है, इसमें वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। इसका रीजन क्या है? इसका ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है, कम सरफेस कांटेक्ट में। अगर यहाँ पर सन है तो सन की जो लाइट गिरेगी वो इसके कम सरफेस पे गिरेगी, बट यहीं पर इसके केस में जो सन की लाइट है वो इसके ज्यादा सरफेस पे गिरेगी। दैट्स वाई यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी लेंगे और क्या होगा, खुद को अपने फेस स्टेट को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी ले पा रहे डायरेक्ट सन से, सो दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू लिक्विड टू गैसेस स्टेट मोर। और इसमें क्या होता है? कम सरफेस है तो कम जो मॉलिक्यूल्स है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इनके में कम होता है और इसमें ज्यादा होता है।
तो सरफेस एरिया के साथ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा, एवेपोरेशन होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स भाई 100 डिग्री सेल्सियस किसके लिए, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। बट दो जगह इवेपोरेशन हो रहा है, एक जगह टेम्परेचर चल रहा है 45 डिग्री और एक जगह टेम्परेचर चल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। जो कपड़े हैं वो दोनों ही जगह सूख रहे हैं, है ना। अभी थोड़े रेगिस्तान में सूख रहे हैं, इधर नहीं सूख रहे, तो दोनों जगह कपड़े सूख रहे हैं। इवेपोरेशन इसमें भी होता है, इवेपोरेशन इसमें भी होता है। और आप जानते हो गर्मियों के टाइम पे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेशन वहां दोनों ही जगह होता है, ठंडी में भी होता है, गर्मियों में भी होता है। बट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इवेपोरेशन विल इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज दिस प्रोसेस डिपेंड्स ओनली ऑन द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, एंड इफ द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज then they will easily move from liquid to gaseous state. More the temperature, more is the kinetic energy, ठीक है। If we increase the kinetic energy, so they will transfer from liquid to gaseous state. So in this case 45 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये टेम्परेचर ज्यादा है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे from liquid to gaseous state, ठीक है। Now third is humidity. What is humidity? Humidity means amount of water present in air, ठीक है, कितने मात्रा में नमी प्रेजेंट है, ठीक है। हिंदी वाले अगर तो देख रहे हैं थोड़ा बहुत समझने के लिए, तो आपके एयर में कितने ज्यादा वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट है, वो ह्यूमिडिटी होती है। जैसे बारिश के नेक्स्ट वाला जो दिन होता है, रेनी डे, जस्ट नेक्स्ट वाला डे, उस दिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा नमी प्रेजेंट होती है, नमी ज्यादा प्रेजेंट होती है, इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उमस भरा दिन लगता है। या फिर छोटी जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए तब भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर पहले से ही वाटर रिटेंट कर रखा है, एयर में पहले से ही वाटर प्रेजेंट है, तो वो एक्स्ट्रा वाटर क्यों लेगा, इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये था आपका इवेपोरेशन वाला केस और वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गए हमारे इवेपोरेशन के और बॉइलिंग पॉइंट के। ना पॉइंट था कुछ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमें पढ़ रख लिए। एक और पॉइंट होता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स कि हाउ प्रेशर हेल्प इन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इन अ मैटर। किसी भी मैटर में इंटर कन्वर्जेंस होती है, इंटर कन्वर्जेंस का मीन्स है कि वो एक से दूसरे में जाता है, बिल्कुल जाता है, एक से दूसरे में जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जाता है। नाउ वी वांट टू सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ अ मैटर। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, हेंस द मैटर मूव फ्रॉम गैस टू लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। यानी कहने का मीन्स है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर थे क्लोज आएंगे और क्लोज आते ही उनके बीच में क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। दो लोग हैं बहुत दूर है, अभी एक दूसरे को जानते नहीं है, अब मान लो दोनों मान लो एक ही कंपनी में जॉब करने लगे, दोस्त बन गए, बॉन्ड बन गया, पास पास में, तभी तो बॉन्ड बन रहा है। अब ये तो सर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब छोड़ो, इट्स काइंड ऑफ कि पुराना जमाना है, ठीक है। तो फिजिकली जब दो लोग मिलेंगे, ठीक है, यानी जब एक दूसरे के साथ काम करते होंगे दोनों लड़के, तभी तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। दो दोस्त कैसे बनते, जब वो एक दूसरे के पास हो तभी बॉन्ड बनते हैं। इसी तरीके से जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा और वहां पर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगे और वो गैस टू लिक्विड, देन लिक्विड टू कहाँ आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ एग्जांपल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टेम्परेचर विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बट प्रेशर
विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। याद रहेगा? चलो याद रहेगा सर। लास्ट हमारा टेम्परेचर स्केल, दैट इज डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस तीन तरीके बेटा टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मेजरमेंट, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ये एक तरीके का एक ऐसा स्केल होता है या मेजरमेंट होती है जिसका यूज हम करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने में। हमारे पास तीन तरीके के स्केल्स है, दैट इज डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन। सर तीन क्यों? अरे सिंपल सी बात है, एक किसी की हाइट मेजर करनी जरूरी थोड़ी है सेंटीमीटर में मेजर करो, मीटर में कर सकते हो, इंच में कर सकते हो, फुट में कर सकते हो, करते हैं ना। वेट मेजर करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, पाउंड में करते हैं, ठीक है, क्विंटल में करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सिमिलरली वी यूज डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट। ठीक है, आपने तीन ही टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा है, तीन ही है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहीट। एसआई में केल्विन यूज होता है बेटा। केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, ये जीरो से नीचे कभी भी नहीं जा सकता। यूनिवर्स में आज तक हम कोई भी ऐसी जगह नहीं जाते जहां पे नहीं जानते जहां का टेम्परेचर 0 केल्विन हो। आज तक सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है लैब का नाम मुझे याद नहीं, 0.177 नैनो केल्विन। नैनो में 10⁻⁻⁹ मतलब 10 टाइम्स 0.000000177 आपका केल्विन है, वो भी जीरो नहीं मानते हम। तो वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, पॉइंट है जिसको हम जानते हैं, एवर नोन टू द ह्यूमन, अदरवाइज पर जाएंगे तो वी डोंट नो। तो केल्विन जीरो का अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि जीरो नहीं बन सकता वो कंप्लीट। डिग्री सेल्सियस जीरो बनता है, माइनस भी बनता है, फ़ारेनहीट का भी केस आता है। तो सबसे पहले हमें सबसे इजी हमारा पॉइंट है कि केल्विन कितना होता है, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। इजी है बेटा। अगर आपसे पूछा है डिग्री सेल्सियस में केल्विन बताओ, डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस में, 26 में, 27 में, 28 में, 30 में, 100 में, तो आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। अगर आपसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस पूछ रहे हैं, यानी केल्विन दे रखा 500 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस है, तो आप केल्विन की जगह 500 लिख दोगे। इजी है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है और आपसे इसमें पूछ रहा है केल्विन कितने हैं, तो केल्विन इज इक्वल टू 273.15 और डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दोगे 30, तो वैल्यू आ गई 0.15, 3, 7, 3, 10 और 2, 3, 303.15। सर आप ये कैसे कर रहे हो इतना सा, मतलब कि ऐसी कैलकुलेशन इस तरीके से यूज कर रहे हो? बेटा कई लोग अभी भी ऐसे जोड़ के करते हैं, तो उनके लिए करना पड़ता है, अदरवाइज तो मैं तो सीधा ही बता देता। ठीक है, तो ये केल्विन में आ गया। अब इसी तरीके से केल्विन की वैल्यू दे देगा तो केल्विन में पुट कर देना। तो यानी आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन हम जानते हैं। फ़ारेनहीट वाला यूज करेंगे हम। फ़ारेनहीट होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फ़ारेनहीट का टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है। तो यानी अगर मेरे को दे रखा है भाई कि मान लो बॉडी का टेम्परेचर ले लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहीट लेते हैं। 95 डिग्री फ़ारेनहीट में कितने डिग्री सेल्सियस होगा? सिंपल बात है, जहां फ़ारेनहीट से सेल्सियस पूछा है ना, फ़ारेनहीट से सेल्सियस पूछा है, तो मैं फ़ारेनहीट की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो 95 फ़ारेनहीट पे कितना होगा? सिंपल मैं यहाँ लिखूंगा 95, 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पुट कर दो भाई 5, पहले तो 32 माइनस होगा, 95 माइनस 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस, तो 32, 5, 2, 3, 936 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ 5/9 है, 5 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 63 क्रॉस 5 और 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, 9 7 जा 63, तो 7 into 5 दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। यानी आदमी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो गया? 35 to 36, 7 ऐसे कहते हैं ना फ़ारेनहीट में, 35 to 36 डिग्री सेल्सियस
बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है। ये तो वैल्यू आ गई भाई फारेनहीट और केल्विन की। फारेनहीट डिग्री सेल्सियस से भी रिलेट कर गया, केल्विन डिग्री सेल्सियस से भी रिलेट कर गया। बट फारेनहीट और केल्विन कैसे रिलेट करेंगे? सिंपल है, यहाँ से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? इसको इधर ले जाओ, केल्विन माइनस 273.15, ठीक है, ये आएगी। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके लिए? सिंपल बनेगी, फारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 और डिग्री सेल्सियस क्या रख दो? केल्विन माइनस 273.15, ठीक है, प्लस में 30। 3 इक्वेशन याद रखनी है, 1 2 ओनली। इन दोनों की हेल्प से आपको थर्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। थर्ड ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, इतना क्यों दिमाग में प्रेशर डाल रहे हैं? ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट्स, टेम्परेचर वाले और इवेपोरेशन वाले और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉरी बच्चों, कोरोना नहीं है मुझे, थोड़ी सी मेरे को आजकल प्रॉब्लम हो रही है, खांसी की, जुकाम, गर्मी से आगे पानी पी लेना होता है, ऐसा कई बार प्यास लगती है तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। सो ये यहाँ से फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अब सेकंड चैप्टर करेंगे इसके बाद। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि समर में कॉटन के क्लोथ्स क्यों मतलब पहनने चाहिए। तो इसमें सिंपल फिनोमेना क्या होता है, आपकी बॉडी हीट होती है, आपकी बॉडी उसके बाद वाटर रिलीज करती है, वो वाटर के ड्रॉपलेट आपकी बॉडी से क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और एब्जॉर्ब करके वो खुद की एनर्जी बढ़ा देते हैं और कहाँ जाते हैं, वेपरेशन होने लग जाता है, यानी काइंड ऑफ कि वो वेपर फेज में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट कॉटन क्लॉथ्स क्या हेल्प करते हैं, वहाँ पर प्रॉपर, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, प्रॉपर फ्लो ऑफ एयर बना रहता है और जो एयर है वो क्या करती है, उसे जो गर्म हो गए पार्टिकल उनको ले गई, फिर नए पार्टिकल आ गए, फिर वो गर्म होंगे फिर चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, फ्लो बना रहता है और आपको गर्मी कम लगती है। ठीक है, ऐसे डेजर्ट कूलर में भी होता है, ठंडे हुए पानी आया, ठंडे हुए अंदर आ गए, फिर गर्म हो गए, फिर ऐसे इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। ईजी है और लाइव क्लासेस जरूर लो बेटा। ठीक है, लाइव क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हो, सबके लिए है, कोई सुपर चैट नहीं है, फ्री चैट है, जो पूछना है पूछ सकते हो। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।